अध्ययन क्या कहलाता है वो मैंने आपको बता दिया था। चलो उससे आगे पढ़ते हैं बेटा। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन तो मैंने आपको कल ही करा दिए थे, ठीक है। उसके बाद अपने हृदय के बारे में कुछ एक आधा और वन लाइनर क्वेश्चन है, जैसे कि मानव हृदय जो होता है बेटा वो क्या है, उसको क्या कहते हैं, एक पंपिंग ऑर्गन कहते हैं, एक पंपिंग अंग कहते हैं। मानव हृदय एक पंपिंग अंग है। वो ब्लड को पंप करने का काम करता है। क्लियर। एक मांसपेशीय अंग है, ये भी मैंने आपको बता दिया था, इसीलिए मानव हृदय को एक पेशीय अंग कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मानव हृदय जो होता है वो मायोजेनिक हृदय होता है, ना कि न्यूरोजेनिक। फिर मैंने आपको दोनों प्रकार के हृदय बताए थे कि न्यूरोजेनिक क्या होता है, मायोजेनिक क्या होता है। क्लियर। सबको समझ आया था सारा। कोष्टक वगैरह मैंने आपको करा दिए थे। हालांकि बेटा मैंने आपको कल फिश के बारे में बताया था कि व्हेल जो मछली होती है उसके हृदय के कोष्टक 4 होने के कारण उसको स्तनधारी वर्ग में भी रखते हैं। उसमें ही एक डॉल्फिन भी आती है बेटा। लेकिन डॉल्फिन जो होता है उसके दो रीजन हैं उसको मैमल्स में रखने के। दो रीजन कौन कौन से हैं, पहला हृदय के कोष्टक भी 4 होते हैं। दूसरा सबसे मेन रीजन, वो श्वसन प्रक्रिया कैसे करते हैं बेटा, फेफड़ों के माध्यम से करते हैं। बाकी जो मछलियां होती हैं उनमें श्वसन प्रक्रिया कैसे होती है, गलफड़ों के माध्यम से, गिल्स के माध्यम से होती है। इसीलिए तो डॉल्फिन का नाम मैं आपको जब श्वसन तंत्र कराऊंगी तब कराऊंगी, वहां पर उसका नाम लिखवाऊंगी, तो वहां पे उसको ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी वो चीज। ठीक है। उसके बाद आज हमें पढ़ना है बेटा कि मानव हृदय के जो चारों कोष्टक हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो इसका मतलब आज मैं आपको कार्डियोलॉजी की फिजियोलॉजी करवा रही हूँ। क्लियर। दोनों शब्द समझ में आए। कार्डियोलॉजी यानी कि हृदय के बारे में, फिजियोलॉजी यानी कि उसकी फंक्शनिंग के बारे में बताऊंगी मैं आपको। तो मानव हृदय में कितने कोष्टक होते हैं बेटे, 4। कितने कोष्टक होते हैं, 4। इस तरीके से आप रफली ड्रॉ कर लो। अच्छा, अगर मानव हृदय की अगर आपसे आकृति पूछा जाए, शेप पूछा जाए, आकार पूछा जाए, तो कैसे बताओगे, कैसी आकृति होती है, बंद मुट्ठी जैसी। कैसी होती है बेटा, बंद मुट्ठी जैसी। बंद मुट्ठी को इंग्लिश में फीस्ट कहते हैं। तो एग्जामिनर ऐसे भी लिखा दे सकता है बेटा, फीस्ट। क्लियर। मानव हृदय की आकृति कैसी होती है, ऐसे बंद मुट्ठी जैसी होती है, इस तरीके से ऐसे, तभी इसको क्या कहते हैं, फीस्ट या बंद मुट्ठी जैसी आकृति। क्लियर। उसके बाद मैंने आपको कल ही बताया था बेटा कि हमारी जो हृदय है इसकी बाहर की पृष्ठ को क्या कहते हैं, बाहर की झिल्ली को क्या कहते हैं, बताना जरा। मानव हृदय की बाह्य झिल्ली क्या कहलाती है, हाँ बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, नाम क्या दिया उसका, हृदय को क्या कहते हैं, कार्डियो। क्या कहते हैं बेटा, कार्डियो। क्या करना है, पेरी शब्द लगा देना आगे, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। मानव हृदय की बाहर की झिल्ली क्या कहलाती है, पेरिकार्डियम कहलाती है। उसके बाद हमारे हृदय को इस तरीके से 4 भागों में विभाजित किया जाता है बेटा। यानी कि इसके कितने कोष्टक बनाए जाते हैं, 4 कोष्टक बनाए जाते हैं। अब इन कोष्टकों के नाम याद करने से पहले मैं आपको इस मांसपेशी का नाम बता देती हूँ। वह मांसपेशी जो मानव हृदय के कोष्टकों को विभाजित करती है, नाम होता है बेटा सेप्टम। लिखो। मानव हृदय के कोष्टकों को विभाजित करने वाली मांसपेशी, मानव हृदय के कोष्टकों को विभाजित करने वाली मांसपेशी सेप्टम कहलाती है। सेप्टम, सेपरेट करने वाली सेप्टम। सेपरेट करना मतलब अलग अलग करना। मानव हृदय के कोष्टकों को विभाजित करने वाली मांसपेशी सेप्टम कहलाती है। क्लियर। अब एक एक कोष्टक का नाम याद करेंगे बेटा। जो ऊपर वाले कोष्टक हैं, प्लीज बेटे, अब से जब आपको ये लगे ना कि हाँ अब मेरा पढ़ना शुरू हो गया है, तब से ऐसा पढ़ो कि उसको हमेशा दिमाग में रखो, टिप्स पे रखो। वो चीज तुम्हारे दिमाग से स्किप नहीं होनी चाहिए। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो 1 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए बेटा उसका, कि इसमें ये बात आई तो मैंने इस चीज का ये जवाब है। आप बिल्कुल आराम से शांति से बैठे रहते हो, अगर जवाब है, गलत है, सही है, कुछ भी है, कम से कम दो तो मुझे आंसर तो दो उस चीज का। ठीक है। ध्यान देंगे बेटा, साथ के साथ एक्टिव रहेंगे, जब ज्यादा अच्छे से पढ़ाया जाएगा आपको। ध्यान दो बेटा। मानव हृदय के जो ऊपर वाले कोष्टक हैं उनको आलिंद कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, आलिंद। ये भी आलिंद है और ये भी आलिंद है। इंग्लिश में इसके 3 नाम है, ध्यान देंगे बेटा। पहला नाम है ऑट्रिया, दूसरा नाम है ऑट्रियम, ऑट्रियम। तीसरा नाम है बेटा ऑरिकल।
ये तीनों इसी के नाम है इंग्लिश में। हिंदी में क्या कहते हैं? आलिंद। अब ध्यान रखना हमेशा, मानव शरीर का ये भाग, ये वाली साइड जो होती है, ये हमेशा लेफ्ट रहेगी और ये हमेशा राइट रहेगी। चाहे आप कॉपी में लिख रहे हो, एग्जाम में पढ़ रहे हो, बोर्ड पे पढ़ रहे हो, सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, तो हमेशा आपसे अपोजिट डायरेक्शन रहेगी। यहाँ पर आपकी कौन सी साइड है? लेफ्ट और राइट? राइट। तो यहाँ पर इसकी बिल्कुल उल्टी रहेगी। कौन सी रहेगी बेटा? बायां तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट साइड है। तो इस वाले आलिंद का क्या नाम रख दिया हमने? बायां आलिंद। या इंग्लिश में बात करें तो लेफ्ट ऑट्रियम, ऑट्रिया या फिर ओरिकल, इन तीनों में से जो भी नाम आपको याद करना हो। क्लियर? ये वाली साइड आपकी कौन सी है? दायां। लेकिन इसकी कौन सी रहेगी बेटा? आपकी बायां साइड है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसकी कौन सी रहेगी? राइट हैंड साइड। राइट को क्या कहा जाता है? दायां। तो ये वाला हमारा कोष्टक कौन सा हो गया? राइट ऑट्रियम या फिर ऑरिकल। क्लियर? नीचे वाले कोष्टक हमेशा निलय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? निलय। ये भी निलय है और ये भी निलय है, जिसको इंग्लिश में वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। साइड के हिसाब से ये वाला कौन सा बन गया? बायां निलय। ये वाला कौन सा बन गया बेटा? दायां निलय। क्लियर? यहां तक समझ आया? सभी अपनी कॉपी में ऐसा ही रफली डायग्राम बना लो, जैसा आपसे बन जाए वैसा ही बना लेना बेटा। लेकिन डायग्राम से पढ़ोगे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक बार डायग्राम बनाओ इसका। यहां से जितनी एक्स्ट्रा चीजें मैं काट रही हूं तब तक आप इसको अच्छे से ड्रॉ करो। स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी बस। मानव हृदय में बेटा ये जो साइड है, कौन सी साइड है? दायां। मानव हृदय में दायां साइड में सबसे पहले ब्लड आता है। सबसे पहले यहां से एंटर करेगा, फिर यहां से एक बार बाहर निकल जाएगा, फिर दोबारा फिर से एंटर करेगा, फिर से बाहर निकल जाएगा। मानव हृदय में दोहरी रक्त परिसंचरण प्रक्रिया होती है। मतलब रक्त दो बार, एक बार एंटर करके दो बार बाहर निकल जाता है। तो क्या कह सकते हैं? मानव हृदय में दोहरी रक्त परिसंचरण प्रक्रिया होती है। लिखो ये लाइन। जहां पे डायग्राम बनाया उसे थोड़ा सेक्शन छोड़ के कुछ कुछ बातें उसमें बताते रहूंगे वन लाइनर क्वेश्चन में। लिखेंगे मानव हृदय में दोहरी रक्त परिसंचरण प्रक्रिया होती है। डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। क्लियर? स्टार्ट करें बेटा। अब पूरा ध्यान सिर्फ बोर्ड पे। वन लाइनर क्वेश्चन सारे बाद में कराऊंगी। अब पूरा का ध्यान सारा सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए। आपको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए बेटा। सबसे पहले हम इस कोष्टक की बात करते हैं, यानी कि दाया आलिंद की। दाया आलिंद में यहाँ पर हमारी दो रक्त वाहिकाएं जुड़ी हुई बेटा, इस तरीके से। अब देखो आप आंसर दोगे मुझे। बताओ ये वाली रक्त वाहिकाएं क्या कहलाएंगी जिनमें रक्त का प्रवाह शरीर से हृदय के अंदर है? आर्टरीज, वेन्स यानी सिराएं। तो ये भी सिरा है और ये भी सिरा है, ये दोनों सिरा हैं। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी सिराएं हैं। राजाओं का राजा, महाराजा। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी, सबसे बड़ी सिरा महासिरा। तो ये भी महासिरा है, वो भी महासिरा है। अब दो राजा हो गए। अब दो महासिराएं हैं तो थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा नाम को। ये वाली ब्लॉक होगी तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हिंट देनी पड़ेगी ना कि ये वाली ब्लॉक है, तो नाम को थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। तो जो ऊपर वाली सिरा है बेटा, इसे कहा जाता है उधर्व महासिरा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा। जो नीचे वाली है, इधर वाली है, इसे हिंदी में कहा जाता है निम्न महासिरा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनफीरियर वेना कावा। इनफीरियर वेना कावा। क्लियर?
ये आपको पता लग गया था। सिरा कहा था, क्यों कहा था? क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया है कि जिस रक्त वाहिका में रक्त का प्रवाह हृदय पूरे शरीर के किसी भी भाग से हृदय के अंदर हो तो वो हमेशा सिरा कहलाएगी, और अगर हृदय से बाहर लेके जा रही है तो वो हमेशा धमनी कहलाएगी। तो हमें पता लग गया ये भी सिरा है और ये भी सिरा है। अब दोनों सबसे बड़ी है इसलिए महासिरा है। नाम को अलग करने के लिए ऊपर वाली को सुपीरियर, नीचे वाली को इंफीरियर, ऊर्ध्व और निम्न महासिरा नाम दे दिया। क्लियर? ये दोनों रक्त वाहिकाएं कैसा रक्त लेके आएंगी बेटा? ये हमारा अशुद्ध रक्त लेके आएंगी। यहाँ पे सारा अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त को हमेशा नीले रंग से प्रतीत किया जाता है बेटा। इसे अशुद्ध रक्त क्यों कहा? ऐसा नहीं कि इसके अंदर गंदगी है, नहीं, इसको हमने अशुद्ध रक्त इसीलिए कहा है क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है, इसीलिए हमने इसको अशुद्ध रक्त कहा है। अनफिल्टर्ड अछनित रक्त अलग होता है। अछनित रक्त वो होता है जिसके अंदर यूरिया की क्वांटिटी हो, जिसके अंदर यूरिया हो, जो यूरिन के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से बाहर निकाला जाता है, वो उत्सर्जन तंत्र के अंदर आता है। यहाँ पर अशुद्ध रक्त का मतलब है जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो। क्लियर? समझ में आया? यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से हमें हीमोग्लोबिन का वास्तविक रंग दिखाई देता है, और हीमोग्लोबिन का वास्तविक रंग कैसा होता है बेटा? बैंगनी। कैसा होता है? बैंगनी। इसीलिए तुम्हें हाथों की जो नसें होती है ना, ये नीली दिखाई देती है बेटा, क्योंकि ये सारी सिराएं हैं, ये सारी वेन्स हैं, इन सभी में अशुद्ध रक्त है। क्लियर? समझ में आ गया? अशुद्ध रक्त निम्न महाशिरा और ऊर्ध्व महाशिरा के माध्यम से सबसे पहले मानव हृदय के किस कोष्ठक में प्रवेश करता है? दाया आलिंद में। अब सबसे पहले कौन सा कोष्ठक भरेगा बेटा? दाया आलिंद। ये पूरा का पूरा कोष्ठक भर जाएगा। इस कोष्ठक के रक्त के अंदर आने के बाद यहाँ पर हमारे कपाट लगे हुए हैं, वाल्व लगी हुई है बेटा, वाल्व या कपाट, इस तरीके से कपाट लगे हुए हैं। अब कपाट कैसे हैं ध्यान देंगे बेटा। यहाँ पर वे पर्दे हैं जहां पर हमारी तीन पर्दे लगे हुए हैं और तीनों पर पर्दे लगे हुए हैं, ऐसे तीन दरवाजे और तीनों पर पर्दे लगे हुए हैं। तीन दरवाजों को संस्कृत में कैसे कहोगे? दरवाजों को क्या कहते हैं? दरवाजों को मंदिर के दरवाजे कहते हैं कि मंदिर के दरवाजे बंद हैं? मंदिर के कपाट बंद हैं। कपाट संस्कृत का शब्द है बेटे, दरवाजों को संस्कृत में कपाट कहते हैं। तो तीन है तो त्रिक, तीन है तो त्रिक, और उन पर पर्दे लगे हुए हैं तो त्रिक पर्दी कपाट। कौन सी कपाट है ये? त्रिक पर्दी कपाट, जिसको इंग्लिश में ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व, ये पहली वाल्व आई है बेटा, यहाँ पे पहली वाल्व आई है। कहां पर? दाया आलिंद से यहाँ पर हमारे दाया निलय के अंदर एंटर करेगी, तब यहाँ पर क्या करेगा, ये सड़क को ऐसे होल्ड करके रखता है। जो पूरा प्रेशर भर जाएगा ना, पूरा का पूरा हमारा दाया आलिंद भर जाएगा, तब झटके से खुलेगा, फिर वापस झटके से बंद हो जाएगा। उसी झटके की वजह से ही, उसी प्रेशर की वजह से ही तो हमारी ब्लड की स्पीड बढ़ती है। क्लियर? तो ये कपाट एक बार झटके से खुलेगा और सारे अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद से कहां ले आएगा बेटा? दाया निलय में। त्रिक पर्दी कपाट से होते हुए हमारा अशुद्ध रक्त दाया आलिंद से दाया निलय में प्रवेश करता है। यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हमारी एक नस निकलेगी बेटा, एक रक्त वाहिका निकलेगी। कहां से? दाया आलिंद से। दाया आलिंद से एक यहाँ पर हमारी रक्त वाहिका निकली, जो कि रक्त को हृदय से बाहर लेके आ रही है। तो इसका नाम क्या रखूं? सिरा या धमनी? क्लास बॉयज साथ के साथ आंसर दो बेटा। जो रक्त वाहिका हृदय से बाहर रक्त को लेके आती है वो हमेशा धमनी कहलाती है। लेकिन देखो रक्त कैसा है इसके अंदर? अशुद्ध रक्त है बेटे। यही बात मैंने आपको कल बताई थी कि जरूरी नहीं है कि सभी धमनियों में सिर्फ केवल और केवल शुद्ध रक्त ही हो। तो ये है तो धमनी, लेकिन रक्त कैसा है? अशुद्ध रक्त है। अब पे ये रक्त जो है ये हमारे फेफड़ों के पास जाएगा बेटा। किनके पास जाएगा? फेफड़ों के पास। अब ये रक्त सारा का सारा हमारे फेफड़ों के पास जाके हमारे फेफड़े क्या करेंगे? बाहर से हम ऑक्सीजन लेते हैं, और सांस के माध्यम से हम क्या करते हैं? खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को तो अपने पास ले लेते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा को डाल देते हैं। तो अब रक्त क्या हो जाएगा? जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो गई। हमारे फेफड़ों का यही तो काम होता है, रक्त को शुद्ध करना। शुद्ध कैसे करना? जो उस खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको तो वापस से हम सांस के माध्यम से बाहर छोड़ देंगे, और जो बाहर से हम ऑक्सीजन लेके आए हैं उस ऑक्सीजन को हम खून के अंदर डाल देंगे। यही तो होता है फेफड़ों का काम। तो अब हमारे फेफड़े क्या करेंगे? इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में रूपांतरित कर देंगे। शुद्ध रक्त कौन सा? जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम। क्लियर?
हमारे फेफड़ों को साइंस की भाषा में पुलमोनो कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? पुलमोनो। पुलमोनो। जैसे मैंने आपको बताया ना, हमारे हृदय को कार्डियो कहते हैं, ऐसे ही हमारे फेफड़ों को पुलमोनो कहते हैं। इसीलिए इस रक्त वाहिका का जो हमारे फेफड़ों के पास रक्त को लेके जाती है, इसीलिए इसका नाम रख देंगे बेटा पुल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम रखेंगे? पुल्मोनरी आर्टरी या पुल्मोनरी धमनी। नाम सेम रहेगा, चाहे हिंदी में बात कर लो चाहे इंग्लिश में बात कर दो आप। पुल्मोनरी आर्टरी। क्लियर? पुल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से हृदय से अशुद्ध रक्त हमारे फेफड़ों में प्रवेश करता है और फेफड़े इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में रूपांतरित करते हैं। प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें बेटा, आप साथ के साथ ना लिखें। अगर आप लिखने पे ध्यान दोगे तो आप उन शब्दों की बनावटों पे आपका आधा ध्यान चला जाएगा। आप एक बार पहले सुन लो, मैं इसको पूरे को लिखवा दूंगी आपको। पहले बार ध्यान से आप स्टेप बाय स्टेप ब्लड की जो जा रही है ना, प्रोसेसिंग हो रही है, उसको ध्यान से देखो, नहीं तो बाद में भूल जाओगे फिर। अभी तो ध्यान रहेगा, बाद में भूल जाओगे फिर। क्लियर? एक बार हम इस तरफ की बात करते हैं, फिर बाद में हमारा ब्लड जो है वो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, फिर उसके बारे में बात करेंगे। हमारे पूरे शरीर से, अब ये बात और बता देती हूँ बेटा, जब भगवान ने सारा अशुद्ध रक्त इस दाया आलिंद में ही डालना था, तो दो दो रक्त वाहिकाएं बनाने की क्या जरूरत थी? एक ही रक्त वाहिकाएं बना देते, एक ही रक्त वाहिका हो जाती, सारा का सारा खून उससे आ जाता। लेकिन ये दो बनाने के पीछे रीजन है बेटा। क्या रीजन है? कि हमारे दिमाग में, हमारी खोपड़ी में, हमारे इतने भाग में, चेहरा, कान और हमारा सबसे ज्यादा मेनली हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में रक्त का सबसे ज्यादा जो है फ्लो चलता है, सबसे ज्यादा प्रेशर वहीं पर रहता है। तो वहां से हमारा ये लगा लो 5 से 6 लीटर खून होता है और लगभग 1 से 1.5 लीटर अकेला हमारी खोपड़ी के अंदर होता है। तो यहाँ से जो ब्लड आता है वो प्रेशर के साथ आएगा। एक तो कम जगह से चीज जा रही हो, एक ज्यादा जगह से चीज जा रही हो, तो उसमें फर्क मिलेगा। तो ऊपर वाला जो हमारा खोपड़ी वाला जो पार्ट है वो उधर महाशिरा यानी कि सुपीरियर वेना कावा से रक्त को लेके आती है। कैसा रक्त लेके आती है? अशुद्ध रक्त लेके आती है। हमारी जो चेस्ट कैविटी है यानी कि हृदय के भाग से नीचे वाला जो बॉडी पार्ट है, लोअर बॉडी पार्ट है, वहां से हमारा रक्त लेके आती है निम्न महाशिरा यानी कि इंफीरियर वेना कावा। ये थोड़ी सी मोटी होती है, इसकी दीवारें थोड़ी सी मोटी होती है बेटा इस तरीके से, क्योंकि इसमें प्रेशर ज्यादा है। इसमें प्रेशर इतना ज्यादा नहीं है, तो इसकी दीवार थोड़ी सी पतली होती है। क्लियर? तो सारा अशुद्ध रक्त किसके अंदर आ गया? हमारे दाया आलिंद के अंदर। दाया आलिंद से बीच में एक कपाट आती है जिसका नाम है त्रिकपर्दी कपाट या फिर ट्राइकस्पिड वाल्व। ये हमारी पहली वाल्व है बेटा, ये हमारी पहली कपाट है जिसका नाम क्या है? त्रिकपर्दी कपाट। 3 दरवाजे जिस पर पर्दे लगे हुए हैं, और झटके से हमारा रक्त कहाँ पे जाएगा? दाया निलय में। अब दाया निलय से यहाँ पर एक और बात लिखाती हूँ बेटा, ध्यान दो। यहाँ पर हमारी एक और इस तरीके से आधे चांद जैसी, आधे चांद को, अर्धचंद्र को साइंस में सेमी लूनार कहते हैं। अर्धचंद्र आधे चांद जैसी, इसे सेमी लूनार वाल कहते हैं। सेमी लूनार। सेमी लूनार इसका नाम नहीं है, इसकी आकृति का नाम है। इस वाले कपाट का, इस वाल का नाम क्या है? कहां पर जा रही है ये हमारी वाल? कहां पे लेके जा रही है? पुल्मोनरी के पास जा रही है, इसीलिए इसका नाम होता है बेटा पुल्मोनेटिक कपाट। पुल्मोनेटिक कपाट, जो कि अभी तक की हमारी दूसरी कपाट है। पहली त्रिकपर्दी कपाट, दूसरी पुल्मोनेटिक कपाट, जिसकी आकृति कैसे है? आधे चांद जैसी, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा है? सेमी लूनार वाल्व। एग्जाम में सेमी लूनार भी आ सकता है, पुल्मोनेटिक भी आ सकता है। शेप के ऊपर देखा जाए तो सेमी लूनार, और नाम देखा जाए तो पुल्मोनेटिक। क्लियर? अब हमारा जो अशुद्ध रक्त है वो किसके अंदर एंटर किया था? फेफड़ों के पास, और फेफड़ों ने इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध में रूपांतरित कर दिया। यहां तक सबको समझ में आया? अब आगे चलते बेटा, अब आ जाते हैं हमारे बाएं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे। यहां से हमारा रक्त जो है बेटा, यहां से हमारे फेफड़ों के पास से जो हमारा शुद्ध रक्त बना है, वो शुद्ध रक्त वापस से किसके पास जाएगा? हमारे बायां आलिंद के पास, क्योंकि इसका काम था शुद्ध करना, इसका शुद्ध कर दिया। अब उसकी स्पीड बढ़ाने का काम किसका है? हृदय का। तो वापस से किसके पास जाएगा? वो हृदय के पास। अब मुझे ये बताओ कि इस रक्त वाहिका का नाम क्या होगा? सोचो, सोचो, ये धमनी है या सिरा? धमनी है या सिरा? सिरा है। आर्टरी उसे कहते हैं जो हृदय से बाहर रक्त को लेके आती है।
अगर हृदय के अंदर रक्त आ रहा है तो रक्त चाहे कैसा भी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर वो हृदय के अंदर रक्त को लेके आती है तो वो हमेशा सिरा कहलाती है। क्या कहलाती है? सिरा। किसके पास से आ रही है? फेफड़ों के पास से। फेफड़ों को साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? पुलमनो। क्या कहते हैं? पुलमनो। इसी वजह से इस वाली रक्त वाहिका का जो वापस से हमारे फेफड़ों से रक्त को किसके पास लेके आ रही है बेटा? हमारे हृदय के अंदर लेके आ रही है। इसी वजह से इसका नाम पड़ गया पुल्मोनरी सिरा। अब देखो वही बात मैंने आपको कही थी, सिरा है लेकिन रक्त अभी भी इसके पास शुद्ध रक्त है, बिल्कुल प्योर ब्लड है सिरा होने के बावजूद भी। जो कि आपने डेफिनेशन याद कर रखी थी बेटा, वो डेफिनेशन को थोड़ा सा उसको फेरबदल करना है बस। सिरा किसे कहते हैं? जो रक्त वाहिका हृदय के अंदर को रक्त लेके जाए उसे क्या कहते हैं बेटा? सिरा कहते हैं। क्लियर? अब ये शुद्ध रक्त सबसे पहले हृदय के किस कोष्टक में एंटर किया? बायां आलिंद के अंदर। अब बायां आलिंद से हमारा रक्त जो है वो रुकेगा, स्टॉप लेगा, ताकि उसकी स्पीड को बढ़ाया जा सके। और अब जाकर इसका क्या कर देंगे बेटा? इसका नाम रखेंगे, ध्यान देंगे, दो दरवाजे दोनों पर पर्दे लगे हुए। आज तो ये हैंग हो रहा है बेटा थोड़ा थोड़ा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने तीन दरवाजे लगवाए थे, तीनों पर पर्दे लगे हुए थे। यहाँ पर दो दरवाजे दोनों पर पर्दे लगे हुए हैं, तो नाम क्या रखेंगे इसका? बायकस्पिड वाल्व, या हिंदी में द्विक पर्दी कपाट। क्या कहेंगे? द्विक पर्दी कपाट। दो को संस्कृत में क्या कहते हैं? द्वि। पर्दे लगे हुए हैं इसलिए पर्दी, और दरवाजों को क्या कहते हैं? कपाट। तो हिंदी में क्या नाम पड़ गया इसका? द्विक पर्दी कपाट, और इंग्लिश में बायकस्पिड वाल्व। अब जाकर इसका नाम क्या पड़ेगा बेटा? ध्यान देंगे, दो दरवाजे दोनों पर पर्दे लगे हुए, इंग्लिश में बायकस्पिड वाल्व, और हिंदी में द्विक पर्दी कपाट। लेकिन इसका फेमस नाम कुछ और है, वो ध्यान दें बेटा। इसका फेमस नाम क्या है यहाँ पे? इसको माइटल वाल्व कहते हैं, माइटल। एग्जाम में माइटल शब्द मिल सकता है आपको। बात यही है, एक ही के दो नाम है बेटा, चाहे उसको आप द्विपरदी कपाट कह लो, बाइकस्पिड वाल्व कह लो, या इसको आप माइटल वाल्व कह लो, माइटल। क्लियर? अब ये वाली कपाट खुलेगी और सारा शुद्ध रक्त जो है वो हमारे लेफ्ट ऑट्रियम से, यानी कि हमारे बायां आनंद से किसमें एंटर करेगा? बायां निलय। क्लियर? यहां तक सबको समझ में आया बेटा? यहां से एक बार इरेज कर रही हूं मैं, फिर से आपको लिखवा दूंगी ये चीज। यहां से हमारा जो रक्त है वो पूरे शरीर की तरफ जाता है, पूरे शरीर की तरफ यहां से जाएगा, यहां से। ये कैसी होगी? धमनी या सिरा? धमनी या सिरा? धमनी, यानी आर्टरीज। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, तो क्या नाम रहेगा? महाधमनी। क्या नाम रहेगा? महाधमनी। और जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बेटा ओर्टा या आयोटा। हिंदी में आयोटा लिखते हैं और इंग्लिश में ओर्टा लिखते हैं, AORTA, ओर्टा, जो कि महाधमनी है, सबसे बड़ी धमनी है। इसी महाधमनी से शुद्ध रक्त पूरे शरीर में तुम्हारे फैल जाता है। पहली वाल त्रिकपर्दी कपाट, दूसरी वाल पुलमोनेटिक कपाट, तीसरी वाल दिक्पर्दी कपाट, तीसरी वाल, अब चौथी वाल हमारी यहां पर आएगी बेटा महाधमनी के पास, और इस वाले का नाम होता आयोटिक वाल। आयोटिक कपाट या आयोटिक वाल। क्लियर? समझ में आया बेटा? ये पूरा सर्कुलेशन होता है हमारा हार्ट का। एक बार हृदय के अंदर आता है, बाहर निकल जाता है, वापस फिर से एंटर करता है, वापस फिर बाहर चला जाता है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था कि हमारे रक्त में दोहरी रक्त परिसंचरण प्रक्रिया होती है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लियर? समझ आया सबको? हाँ जी, लिखवाना शुरू करो अब, वो लाइन का क्वेश्चन लिख लो अब। अब बिल्कुल बेसिक बातें तो ना लिखवाऊं, सिर्फ इन कपाटों के नाम लिखवा दूं बेटा, है ना? बिल्कुल बेसिक बातें ना लिखवाऊं ना, कि सबसे पहले हमारा अशुद्ध रक्त किस कोष्टक के अंदर एंटर करता है, सबसे पहले शुद्ध रक्त किसमें प्रवेश करता है। हालांकि मैं आपको जो है एक पीपीटी और भेज दूंगी, उसमें और अच्छे से डिस्क्राइब हो जाएगा। अगर कहोगे तो एक बार फिर से भी समझा दूंगी मैं आपको इसको, ठीक है? लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ कपाट के नाम लिखवा रही हूँ। लिखेंगे, मानव हृदय में
मानव हृदय में 4 कपाट पाए जाते हैं या 4 वाल्व्स होती हैं। पहला त्रिकपर्दी कपाट, त्रिकपर्दी कपाट, पहले कपाट का नाम है त्रिकपर्दी कपाट। दूसरे का नाम बताना बेटा। पुल्मोनेटिक, सीरीज से चलो ना, उसके बाद कौन सी आएगी, यही आएगी, पुल्मोनेटिक कपाट। दूसरी पुल्मोनेटिक, लिख लोगे ना पुल्मोनेटिक, ये लिखा हुआ है पुल्मोनेटिक कपाट। तीसरी द्विकपर्दी कपाट, बाइकस्पिड वाल्व, जिसे माइटल वाल्व भी कहते हैं। तीसरी द्विकपर्दी कपाट या बाइकस्पिड या माइटल वाल्व। चौथी नीचे लिखा हुआ है आयोटिक कपाट, आयोटिक। इसका आयोटिक नाम क्यों रखा, क्योंकि इससे ओर्टा जुड़ी हुई है, इसीलिए इसका आयोटिक नाम रखा हुआ है। आगे आगे लिखेंगे बेटा। मानव हृदय की 2 महाशिराएं, मानव हृदय की 2 महाशिराएं। पहली उधर्व महाशिरा, सुपीरियर वेना कावा, पहली उधर्व महाशिरा यानी सुपीरियर वेना कावा। दूसरी निम्न महाशिरा या इंफीरियर वेना कावा। वॉइस लिख पा रहे हो ना बेटे, लिख पा रहे हो ना आराम से। दूसरी निम्न महाशिरा या इंफीरियर वेना कावा। ये लिखा भी हुआ है उधर्व महाशिरा, निम्न महाशिरा, इंफीरियर वेना कावा और ये सुपीरियर वेना कावा। क्लियर। आगे मानव हृदय की महाधमनी, मानव हृदय की महाधमनी आयोटा या ओर्टा, बोर्ड पे लिखा हुआ है आयोटा या ओर्टा। इंग्लिश में लिखो तो ओर्टा लिख लेना, हिंदी में लिखो तो आयोटा। एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकता है बेटा कि बताओ हृदय की उस धमनी का नाम क्या है जो पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को लेके जाती है, तो सेम आंसर जाएगा आयोटा या ओर्टा। पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त कौन हृदय के अंदर लेके आ रही है, तो उनमें से दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, सुपीरियर वेना कावा या इंफीरियर वेना कावा, उधर्व महाशिरा या निम्न महाशिरा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा आपको। क्लियर, समझ में आ गया बेटा। आगे लिखेंगे। अच्छा वो पेरिकार्डियम तो लिख लिया था ना आपको, मानव हृदय की झिल्ली का नाम पेरिकार्डियम, याद हो जाएगा ना, भूलना मत अब उसको। मानव हृदय की बाहर की झिल्ली क्या कहलाती है, पेरिकार्डियम, क्या कहलाती है, पेरिकार्डियम। ओके। और क्या आपको पता है कि ये पूरा सर्कुलेशन सिर्फ और सिर्फ मात्र 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है बेटा, 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है ये। जो एक बार हृदय के अंदर रक्त आया, बाहर निकल गया, वापस से फिर आया, वापस फिर बाहर निकल गया, ये पूरा सर्कुलेशन सिर्फ और सिर्फ 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर 0.4 सेकेंड हमारा हार्ट रेस्ट करता है। तो काम तो वो सिर्फ 0.4 सेकेंड ही करता है, जो वो हृदय को, जो हृदय जो है वो पंप करके हमारे सारे हृदय को बाहर निकाल के उसकी स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। क्लियर, समझ में आया। हार्ट बीट क्या होती है बेटा, धड़कन होती क्या है, धड़कन अब आपके सामने हृदय है, ये रहा हृदय, बताओ मुझे धड़कन क्या होती है। हाँ जी सोचो। ये जब कपाट खुलती है ना, ये द्विकपर्दी कपाट, ये त्रिकपर्दी कपाट, ये द्विकपर्दी कपाट, तब आवाज आती है बेटा 2 बार लब। लेकिन ये बिल्कुल एक साथ होती है तो हमें एक ही आवाज सुनाई देती है, ये बिल्कुल एक साथ आवाज होती है तो हमें केवल एक ही आवाज सुनाई देती है, ये कैसी आवाज, लब। और ये लब की आवाज कब आती है, जब हमारी ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व
यानी कि त्रिक पर्दी कपाट और द्विक पर्दी कपाट दोनों खुलती हैं तब आवाज आती है ये लब की। जब हमारी आयोटिक वाल्व और पुल्मोनेटिक कपाट, ये वाली कपाटें जब खुलती हैं तब आवाज आती है बेटा डब की। ये भी 2 बार आती है, जब ये खुलेगी तब भी डब, ये खुलेगी तब भी डब, तो 4 बार आवाज बनती है बेटा। लेकिन हमें सुनाई सिर्फ 2 ही देती हैं, क्योंकि ये चारों की चारों, ये ऊपर वाली 2 एक साथ आती है, ये नीचे वाली 2 भी एक साथ आती है, इसलिए हमें 2 बार ही प्रतीत होता है। आवाज कैसी होती है? लब डब। कैसे आवाज होती है? लब डब। और ये क्या है बेटा? आपकी हार्ट बीट है। कितनी होनी चाहिए बेटा हार्ट बीट? 72 बार पर मिनट। 72 बार पर मिनट। जितना ज्यादा जीव के शरीर का आकार छोटा होता जाएगा, जीव की आकृति छोटी हो जाएगी, उतना ही ये हार्ट बीट बढ़ जाती है बेटा, क्योंकि सर्कुलेशन जल्दी कंप्लीट होता है। एक तो हाथी है इतना बड़ा, जिसके अंदर से हृदय को एक बार से घुमा के वापस से लाना पड़ता है, फिर घुमा के वापस से लाना पड़ता है, तो हार्ट बीट कम होती है। मतलब जो 72 बार है, ये 50 बार, 40 बार, 30 बार ऐसे हो जाएगा। जितना छोटा जीव होगा उसके शरीर में जल्दी सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे कंप्लीट करके फिर पुश करना पड़ेगा, फिर पुश करना पड़ेगा। तो जितना जीव का साइज छोटा होता है, उतने ही हार्ट की धड़कन की जो बीट होती है, जो हृदय की धड़कन की रेट होती है, वो बढ़ जाती है बेटा। क्लियर? जैसे अगर छोटे बच्चों में बात करें, हम में नॉर्मली 80, 85, 90, 95 आराम से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहीं पर तेज तेज चलते हैं, भागते हैं, तो 100 तक भी आपकी हार्ट बीट चली जाती है, वो नॉर्मल है, वो कोई ज्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है। वहीं पर एक छोटे बच्चे के अंदर 150 बार पर मिनट धड़कना भी नॉर्मल, वो कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि उसका जीव का आकार छोटा है, तो उसमें सर्कुलेशन जल्दी कंप्लीट हो जाता है। कई बार पेरेंट्स देख के डर जाते हैं कि पहले इसकी 150 धड़कन चल रही है, 150 धड़कन होना उसकी नॉर्मल है। क्लियर? लिखेंगे शिशु के अंदर हृदय की धड़कन की रेट। शिशु में हृदय की धड़कन की रेट, दर। शिशु में हृदय की धड़कन की दर लगभग 150 बार पर मिनट। शिशु में हृदय की धड़कन की दर, रेट 150 बार पर मिनट। हृदय की धड़कन की आवाज लगभग, देखिए। अगला, इस हृदय की धड़कन को सुनने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? स्टेथोस्कोप का। किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? रेन लियलेंस ने किया था। रेन लियलेंस, लिख लेंगे बेटा फटाफट से। स्टेथोस्कोप का आविष्कार रेन लियलेंस ने किया था। एक बार ये क्वेश्चन में देखा गया बेटा, एक बार आया था मेरे सामने, आज तक सिर्फ एक ही बार ये क्वेश्चन आया है, तो मैंने आपको लिखवा दिया। सभी आविष्कारकर्ता के नाम लिखवाओगे तो शायद आप इतने सारे याद भी नहीं कर पाओगे। जो एग्जाम में आया है अभी तक, वो मैंने आपको लिखवा दिया। ठीक है? खोज करने में और आविष्कार करने में क्या फर्क होता है? खोज करना क्या होता है? जो चीज पहले से ही है वो सिर्फ ढूंढी गई है। आविष्कार करने का मतलब क्या होता है? जो चीज मैंने खुद से बनाई है। ठीक है? तो ये आविष्कारक का नाम है। क्लियर बेटा? इतना समझ आया? अब बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, रक्तचाप क्या होता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है बेटा? जो यहाँ पर धमनियां आई हैं, ये सॉरी ये सिराएं आई हैं, ये धमनी यहां से गई है, ये धमनी गई है, ये सिरा आई है, इनमें दीवारों पर जो उनकी रक्त वाहिकाओं की जो बाहर की कोटिंग है ना, जो बाहर की लेयर है, उस पर रक्त ने कितना प्रेशर डाला है, इतने एमएम में कितना प्रेशर डाला गया है उस रक्त के द्वारा, ये होता है बीपी। क्या होता है बेटा? ये बीपी। हमारे शरीर से जब पूरे शरीर में घूम घाम के जब रक्त आएगा तो स्पीड कम होगी, क्योंकि वो घूम के आया हुआ है। और जब हमारा हृदय उसकी स्पीड को बढ़ा के बाहर भेजेगा तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो जब हमारे हृदय के अंदर रक्त आता है तो उसका ऑन एन एवरेज अगर प्रेशर नापा जाए तो कितना होता है बेटा? 80 mmHg। 80 mmHg। mmHg का मतलब क्या होता है बेटा? मिलीमीटर ऑफ मरकरी। कि भाई इतनी एमएम में इतनी स्पीड से उसने प्रेशर डाला हुआ है। क्लियर?
और जब पूरे हृदय में वो स्पीड बढ़ाने के बाद जब बाहर निकलता है तब उसकी स्पीड होती है बेटा, जब उसका प्रेशर होता है 120 mmHg। ये दीवारों पर डाला गया प्रेशर है रक्त वाहिकाओं के द्वारा, रक्त वाहिकाओं पर रक्त के द्वारा। क्लियर, समझ आया? लिखो। अच्छा वहां पर एक दो चीज रह गई अभी बतानी, ये वाली पहले ये लिखवा दूं फिर ये लिखवा दूंगी, वो कंप्लीट हो जाए। पहले उसमें लिखो, हृदय की धड़कन 72 बार, 72 से 80 के बीच में अगर कोई भी अगर आ जाए तो वो आप लगा सकते हो, एग्जैक्ट आ जाए तो 72 बार लगा देना। अगर हृदय हार्ट बीट हद से ज्यादा बढ़ जाए, अगर आपकी 150 पर मिनट हो गई है तो आपके अंदर वो खतरा है। छोटे बच्चे के अंदर खतरा नहीं है, छोटे बच्चे की अगर 200 पहुंच गई तब खतरा है। क्लियर? तो हमारे अंदर अगर हार्ट बीट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते तो उस कंडीशन को कहा जाता है बेटा टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया हृदय की धड़कन का औसत से ज्यादा बढ़ जाना टैकीकार्डिया कहलाता है। टैकीकार्डिया। हृदय की दर औसत से बढ़ जाती है तो उस अवस्था को टैकीकार्डिया कहा जाता है। और अगर नॉर्मल एवरेज से बहुत कम हो जाए, नॉर्मली 72 से होनी चाहिए, हो गई 60, बहुत ज्यादा घट गई है, तो उस कंडीशन को कहेंगे ब्रेकीकार्डिया। ब्रेकीकार्डिया। क्लियर, समझ में आया? अब उसके ऊपर आ जाते हैं बेटा वापस से, लिख लिया है सबने ये टैकीकार्डिया और ब्रेकीकार्डिया। इन चीजों को सिर्फ रटना नहीं है, समझना है। अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उस कंडीशन पे भी टैकीकार्डिया की टेबलेट दी जाती हैं बेटा। तो कई बार आपके सामने ऐसे शब्द बहुत बार अभी अब से पहले भी आए हैं, लेकिन शब्दों का पता नहीं होता तो हम इस चीज को इग्नोर मार के चलते हैं कि नहीं पता तो नहीं पता, ये थोड़ी हर इंसान डॉक्टर हो। ये डॉक्टर नहीं है, ये जनरल नॉलेज है। डॉक्टर तो आपको ये बताएगा कि इसमें अभी आपको क्या करना है, डॉक्टर तो इसका इलाज बताएगा। कंडीशन तो आपको पता होनी चाहिए कि हमारे अंदर चल क्या रहा है। क्लियर, इलाज डॉक्टर करेगा फिर उसका। आगे आता है बेटा हमारा बीपी, लिखेंगे एवरेज बीपी, एवरेज रक्तचाप कितना होना चाहिए? 120/80 mmHg। और अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या कहेंगे? हाइपरटेंशन। वेरी गुड। हाइपरटेंशन। और अगर आपका बीपी नॉर्मल से बहुत ज्यादा घट जाए तो क्या कहेंगे? हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। लिख लिया? सबको समझ आ गया? चलो, हृदय के कोष्ठकों को विभाजित करने वाली मांसपेशी का क्या नाम था बेटे? अभय भी लिखवाया था, जस्ट अभय भी। हृदय के कोष्ठकों को विभाजित करने वाली मांसपेशी क्या कहलाती है? सेपरेट करने वाली सेप्टम। जब मैं ये चीज बोलती हूँ ना बेटा सेपरेट करने वाली सेप्टम, उसके पीछे एक रीजन है ताकि आपको सेपरेट का तो पता ही है। सेपरेट का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना, ये भी तो अलग अलग ही कर रही है। सेपरेट करने वाली सेप्टम, हृदय के कोष्ठकों को विभाजित करने वाली मांसपेशी सेप्टम कहलाती है। कई बार ऐसा होता है, अब देखो ध्यान दो बेटे, एक छोटा बच्चा जब होता है सबसे पहले एक कोशिका की अवस्था में आता है। सबसे पहला रूप किसी भी जीव का एक कोशिका से होता है। वो एक कोशिका हमारे अगर बहुकोशिकीय जीवों की बात करें बेटा, जैसे हम लोग जितने भी तुमने देख रखे हैं, उन सभी में जब एक कोशिका की संरचना बनी थी उसको जायगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जायगोट। क्या कहते हैं बेटे? जायगोट। ये जायगोट यानी कि एक कोशिका धीरे धीरे बहुत सारी कोशिकाएं बनाती है विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन करती जाएगी और ऐसे मांसपेशियों का गुच्छा बन जाएगा।
और धीरे धीरे माँ के पेट में जब आपका शरीर बनना शुरू होता है उससे पहले आपकी 3 लेयर बनती है बेटा। कितनी लेयर बनती है? 3 लेयर। अब वो 3 लेयर के नाम क्या क्या है ध्यान दो। आप अब मैं आपको थोड़ा सा डीप लेके चल रही हूँ बेटा। अब मैं आपको बिल्कुल ऊपर ऊपर का नहीं पढ़ा रही, थोड़ा सा डीप पढ़ा रही हूँ। सबसे ऊपर वाली परत कहलाती है बेटा एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। डर्म शब्द का मतलब होता है लेयर। आपकी त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। जब भी कहीं पर त्वचा वगैरह का जिक्र चलेगा ना तो वहां पे डर्म शब्द आता है, DERM, डर्म। डर्म का मतलब क्या होता है? लेयर। आपकी त्वचा भी तो लेयर बाय लेयर बनी हुई है, तभी तो इसका नाम डर्म है। डर्म का मतलब होता है एक परत, एक सिंगल लेयर। और जब बहुत सारी लेयर मिल जाए तो उसको डर्मेटो। क्लियर? तो ये हमारी एक सिंगल लेयर ऊपर वाली लेयर कहलाती है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। बीच वाली परत कहलाती है बेटा मीजोडर्म। मीजोडर्म। और अंदर वाली कहलाती है एंडोडर्म। एंडोडर्म। क्लियर? ये क्या, ये परत क्यों बनी? जब सबसे पहले जब गर्भ में एक बच्चा बनना शुरू होता है 3 परतें ही होती हैं। ये 3 परतें धीरे धीरे एक एक परत आपके एक एक अंग का विकास करेंगे। जैसे ये एक्टोडर्म जो है ये आपकी बाहर की त्वचा का निर्माण करेंगे बेटा। ये जो आपकी ये मीजोडर्म है क्या करेगी? आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सभी की डेवलपमेंट करेगी। मीजोडर्म आपके खून का, आपकी रक्त वाहिकाओं का, आपका हृदय का, पूरे का निर्माण यही मीजोडर्म करती है। एंडोडर्म क्या करती है? आपकी गट लाइन। गट लाइन क्या होती है बेटा? आपके माउथ से आपकी भोजन नलिका चलेगी, उसके बाद आपका जो स्टमक आ गया, पेट आ गया, छोटी आंत आ गई, बड़ी आंत आ गई, वो पूरे की पूरी बीच की लाइनिंग का निर्माण कौन करती है? आपकी एंडोडर्म। ये 3 ही परतें आपके पूरे शरीर का विकास करती हैं, एक एक अंग का विकास करती हैं। अब आपके शरीर के अंग का विकास हुआ, ये हृदय तब बना है। छोटे बच्चे के अंदर कई बार ऐसा होता है कि जो बीच वाली परत है ना, यानी कि जो सेप्टम है, ये पूरी नहीं बन पाती है। इसमें कहीं कहीं पर इस तरीके से वो आ जाते हैं बेटा, ऐसे लिंक लिंक से बन जाते हैं कहीं कहीं पर ऐसे। इतने बड़े बड़े तो नहीं लेकिन बहुत छोटे छोटे, जो कि माइनर से आपको वैसे तो दिखाई भी नहीं देंगे, तो बहुत पतले पतले, बहुत छोटे छोटे। जिससे कि यहाँ पर अशुद्ध रक्त है, यहाँ पर शुद्ध रक्त है, तो ये हमेशा आपस में मिलता रहेगा। शुद्ध रक्त यहाँ पे चला जाएगा, अशुद्ध रक्त यहाँ पे चला जाएगा, जिसकी वजह से आयोटा के अंदर कभी भी शुद्ध रक्त पहुंच ही नहीं पाता है। कभी भी उसके पूरे शरीर की कोशिकाओं के पास शुद्ध रक्त पहुंचेगा ही नहीं। अगर शुद्ध रक्त नहीं पहुंचेगा तो इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी रहेगी। ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो हीमोग्लोबिन अपना वास्तविक रंग दिखाएगा। रंग कैसा? बैंगनी। इसीलिए जिस बच्चे में स्टार्टिंग से, बचपन से ही दिल में छेद होता है, ये जो दिक्कत होती है, तो उसका पूरा शरीर नीला दिखाई देता है बेटा, जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्लियर? तो इसको भरने के लिए ऑपरेशन करवाना पड़ता है। अब ये तो है नहीं लोहे की परत चढ़ा देंगे, स्क्रू मार दिया, हो गया इलाज, ऐसा तो होगा नहीं। कोई ना कोई एक ऐसी मेटल लेनी पड़ेगी जो कि फ्लेक्सिबल भी हो, क्योंकि हमारा हृदय एक बार तो फैलता है, एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है, एक बार सिकुड़ता है। तो उससे बचने के लिए हमें एक ऐसी धातु का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो फ्लेक्सिबल भी हो, साथ के साथ नॉन रिएक्टिव हो। ना तो वो पानी के साथ, ना ऑक्सीजन के साथ, ना किसी भी चीज के साथ वो रिएक्ट ना करती हो, भाई जंग वगैरह ना खा जाए। भाई वैसा हुआ कि आदमी ठीक हुआ फिर बाद में फिर निकाल कर दोबारा चेंज करनी पड़ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस छेद को भरने के लिए नीटिनोल धातु का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? नीटिनोल। ताकि इस छिद्र को भरा जा सके। क्यों? इसके गुण क्या है? फ्लेक्सिबल है, नॉन रिएक्टिव है, इसीलिए। और साथ के साथ आपकी मांसपेशियों के, आपके टिश्यूज को अपने ऊपर अलाव करती है। धीरे धीरे नीटिनोल तो बीच में आ जाएगी, आपके जो टिश्यू है, आपके जो उत्तक है, वो उसके ऊपर पूरी लेयर बना लेंगे, इसी वजह से। क्लियर? लिखो। हृदय के छिद्र को भरने के लिए, हृदय के छिद्रों को भरने के लिए निटिनोल धातु का इस्तेमाल किया जाता है। निटिनोल धातु का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हुआ बेटा यहां तक?
बातें नहीं करनी बेटे, बातें करनी हो तो मुझे बता दो, आपको क्या क्या समझना है, क्या समझना है आपको, आप मुझे बताओ वो चीज। ध्यान दो, ये हमारे हृदय की सबसे बड़ी धमनी जिसको हमने आयोटा नाम दिया था, ये क्या थी बेटा? महाधमनी थी, है ना? याद है? महाधमनी थी ये, क्या नाम था? आयोटा या ओर्टा। यही आयोटा आगे जाने के बाद इस तरीके से तीन रक्त वाहिकाओं में विभाजित होती है बेटा। ये थ्री हार्ट अटैक जो आते हैं ना, पहला हार्ट अटैक आ गया, दूसरा हार्ट अटैक आ गया, वो यही आता है। पहला हार्ट अटैक आ गया, ये वाली ब्लॉक हो गई, तब हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है? आपको अपने शरीर में पूरे इस हाथ में या फिर चेस्ट कैविटी में पेन का एहसास होगा, उसी को हार्ट अटैक कहते हैं। वो होता क्या है, जब भी आपकी कोई एक नस ब्लॉक होने लगती है ना, कुछ 70% ब्लॉक हो गई, 80% ब्लॉक हो गई, तो रक्त यहाँ से जा नहीं पाता है। रक्त यहाँ से ना जाने की वजह से आपको दर्द का एहसास होता है। दूसरा हार्ट अटैक आ गया, धीरे धीरे यहाँ पर भी कोलेस्ट्रॉल जम गया, कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से ये 80% काम कर रही थी, 50% काम कर रही है, धीरे धीरे इसने भी काम करना छोड़ दिया, तो अब दूसरा हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब अगर बाय चांस मान लो आपकी तीसरी भी ब्लॉक हो गई, तो फिर आपका जो है चांस खत्म। लेकिन कई केसेस में ऐसा हो जाता है कि जब ये तीसरे वाला हार्ट अटैक आना होता है, तो पहले वाली ब्लॉकेज खुल जाती है बाय चांस। भाई कोलेस्ट्रॉल प्रेशर ज्यादा होता है, खून का प्रेशर इतना ज्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ना। तो उस टाइम पे या तो चांसेस होते हैं कि भाई तीसरे हार्ट अटैक के बाद इंसान की सारी ब्लॉकेज खुल जाए, या फिर रीजन होता है, अगला कारण क्या होगा, सीधा का सीधा आपका हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट बस्ट हो जाएगा, कोई ना कोई धमनी फट जाएगी। तो इसका इलाज कैसे करते हैं बेटा? या तो इस पार्ट को ऐसे काट कर यहाँ पर दूसरा हिस्सा डाल दो, छल्ले डाल दो, जिसको तुम नॉर्मली स्टंट या फिर छल्ले भी बोल देते हो, वो छल्ले डाल दो। या फिर अगर छोटी मोटी ब्लॉकेज है तो इसको खोला भी जा सकता है एंजियोप्लास्टी के माध्यम से। एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं बेटा? एंजियोप्लास्टी में एक हल्का सा वायर जाता है, बिल्कुल पतला सा, वो उस जगह पे लेके चले जाएंगे जहां पर ब्लॉकेज होगी, और उसके अंदर एक है ना जाली सी होती है, वो मेटल तो मुझे नहीं पता, नॉन रिएक्टिव मेटल ही होगा ऑफ कोर्स। तो वो जाली से क्या करते हैं, उसको इस तरीके से एक बार वो फूलेगी, और फूलने के बाद सारी ब्लॉकेज को बिल्कुल एक तरफ कर देगी, ताकि वो जो बीच का ब्लॉकेज है वो हट सके। ये परमानेंट इलाज नहीं है, एंजियोप्लास्टी परमानेंट इलाज नहीं है, एंजियोप्लास्टी। मैंने आपको एंजियोग्राफी भी बताई थी, एंजियोग्राफी क्या होती है? क्या होती है बेटा एंजियोग्राफी? ये डिटेक्ट करना कि कहां पर किस रक्त वाहिका में ब्लॉकेज है, ये होती है एंजियोग्राफी। और उस ब्लॉकेज को खोलना होता है एंजियोप्लास्टी। और इस डक्ट को काट के, इस रक्त वाहिका को काट के दूसरी उसका हिस्सा जोड़ देना होता है छल्ले डलना। क्लियर? समझ में आया बेटे? आज की क्लास में इतने अभी भी हर्ट रहता है, इसके बारे में बहुत सारे बदलाने क्वेश्चन रहते हैं अभी। एवी नोड क्या है, एसए नोड क्या है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट आ जाए तो पूछ लेना बेटे।